अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जी कि हाउसवाइफ अपनी टैक्स रिटर्न किस तरह से जमा करवा सकती है। वैसे तो हाउसवाइफ के लिए फाइलर होना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर वो किसी भी कैपेसिटी के अंदर अपना एनटीएल बना लेती हैं या उनका एनटीएल बन जाता है किसी तरीके से, या किसी वजह से उनको फाइलर होना पड़ता है उनके नाम के ऊपर, उनका वो घर वाला लेके, उनका कोई शौहर या वालिद की तरफ से या किसी तरफ से भी उनको कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज़ गिफ्ट मिलती है, तो उस वजह से उनको फायदा होना पड़ता है। या किसी भी वजह से अगर उनको फायदा होना पड़ता है तो वो अपने टैक्स रिटर्न किस तरह से जमा करवाएंगे। तो आज के छोटे से टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह हम यही डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपने अपने ब्राउजर के अंदर आ जाना, जो भी ब्राउजर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस ब्राउजर के अंदर आके आपने लिखना है rs.fbr.gov.pk और उसके बाद इस तरह की वेबसाइट आपके सामने खुलेगी। और उसके बाद आपने अगर अपनी रजिस्ट्रेशन कर ली है तो आपने डायरेक्ट लॉगिन करना है। यहाँ अपना ID कार्ड नंबर और यहाँ पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर जाना है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं अभी की, वे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ अपना ID कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद अपना बताएंगे जी मिस जो भी आप हैं, अगर शादीशुदा हैं तो ऑब्वियसली मिसेस डालेंगे, अगर गैर शादीशुदा हैं तो मिस डालेंगे। और उसके बाद आपने अपना नाम बताना, फर्स्ट नेम यहाँ, लास्ट नेम यहाँ। अगर सिंगल नेम है तो आपने जो है ना वो सिर्फ फर्स्ट नेम में लिखना, लास्ट नेम में आप डॉट डाल सकते हैं, मिडिल नेम को वैसे भी ऑप्शनल उसको छोड़ा जा सकता है। उसके बाद आपने सेल नंबर डालना है, अगर उसको कंफर्म करना है, ईमेल डालनी, कंफर्म करना है, फिर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन बतानी है कि आप रेजिडेंशियल कमर्शियल कौन से एड्रेस के ऊपर रहते हैं। उसके बाद आपने बताना है कि एड्रेस मतलब उसकी फार्म कौन सा है, वो हाउस है, बंगलो, क्या चीज़ है। तो तमाम एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ से आपने अपना मुतलका सिटी सेलेक्ट करके सर्च करना है, उसको स्पेलिंग लिख के सर्च करेंगे तो ये यहाँ आपको आपका सिटी शो हो जाएगा। देन कैपेसिटी में आप बताना कि जिस एड्रेस की भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसके अंदर आप ऑनर है, ऑक्यूपेंट क्या है। और उसके बाद आपने उसमें बताना है कि जी कितने % है जो है ना वो घर या जिस प्रॉपर्टी की आप बात करें वो आपके पास है। उसके बाद ये कैप्चा कोड जो हर दफ़ा डिफरेंट आता है, ये आपने डालने के बाद सबमिट के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके दिए गए नंबर और ईमेल के ऊपर वेरिफिकेशन कोड जाएंगे, वो वेरिफिकेशन कोड आप अगेन यहाँ पुट करने होंगे, यहाँ उनकी वेरिफिकेशन की ऑप्शन आ जाएगी। तो अगेन आप यहाँ पुट करके अगेन सबमिट करेंगे, तो आपके दिए गए नंबर और ईमेल के ऊपर आपको आपकी लॉगिन डिटेल्स आ जाएंगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका ID कार्ड नंबर होगा और एक आपको पासवर्ड और एक 4 अंकों का पिन कोड आ जाएगा। अब इस टॉपिक के ऊपर मेरी हाउ टू क्रिएट NTN, इस टॉपिक के ऊपर मेरी ऑलरेडी डिटेल में वीडियो मौजूद है, उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने वापस इस डैशबोर्ड के ऊपर आ जाना है और यहाँ आपने अपनी लॉगिन डिटेल्स डालनी है और उसके बाद आपने लॉगिन कर जाना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। अब अगर आप हाउसवाइफ हैं और एज अ हाउसवाइफ अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाना चाहती हैं, मतलब हाउसवाइफ है या हाउस लेडी है, दोनों सूरतों में हाउस लेडी वो है जो शादीशुदा नहीं है और हाउस वाइफ वो है जो शादीशुदा है। तो दोनों सूरतों में आपका अगर ऑब्वियसली आप हाउस वाइफ और हाउस लेडी की कैटेगरी में तभी आते हैं जब आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम ना हो, लेकिन आपके नाम पे कोई बैंक अकाउंट हो, चाहे इजी पैसा, जायज़ कैश, दीगर जो वॉलेट्स होते हैं वो हो, या आपके नाम पे कोई सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, या आपके नाम पे किसी किस्म का व्हीकल लेके घर वालों ने लगवा दी हो, या आपके नाम पे कोई इंश्योरेंस किसी किस्म की हो, आपने कोई लोन लिया हो, कभी कोई प्राइस बॉन्ड लेके रखे हो, गोल्ड वगैरह आपके पास हो, और इसके अलावा आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी लेके लगवा दी हो, विरासती आई हो, या आपने खरीदी हो, खरीद के घर वालों ने आपके नाम पे लगवा दी हो, ऐसी किसी भी सूरत में अगर आपको फायदा होना पड़ता है तो आपको जो भी चीज़ें आपके नाम के ऊपर मौजूद हैं वो आपने अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर अकॉर्डिंगली डिक्लेयर करनी है, जो भी चीज़ें, और उनका फिर सोर्स बताना है कि ये आपके पास कहाँ से आई। तो उसके लिए आपने नॉर्मल रिटर्न वाली ऑप्शन को ही ऑप्ट करना है और जिस पीरियड की भी आप रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं उस पीरियड को आप यहाँ से खोलेंगे। जैसे लेट से आज की डेट में मई 2025 के अंदर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो आज की डेट में अगर किसी हाउस वाइफ या हाउस लेडी ने फायदा होना हो तो उसके लिए लाजिम है कि वो 2024 की रिटर्न जमा करवाएगी और उसके बाद 1000 रुपये का चालान जमा कराएगी तो उसका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो जून 2025 के बाद देखेंगे तो फिर इसके अंदर 2025 की रिटर्न भी ऐड हो जाएगी। उस वक्त आपको 24 और 25 दोनों रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी और चालान एक ही जमा करवाना पड़ेगा, जो कि उस वक्त FPR जो भी लाइबल बताएगा जी 24 का जमा करवाना है या 25 का जमा करवाना है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपने इसको जो है ना वो एडजस्ट करना होगा। तो आज की डेट में 24 वाले साल रिटर्न ही होगी, तो उसके लिए आपने ये सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरह का फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। उस फॉर्म के अंदर ऑब्वियसली आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आप सोर्स ऑफ इनकम तो डाल नहीं सकते, तो वो आपने नहीं डालना। फिर वही बात करता हूँ, सोर्स ऑफ इनकम ऑब्वियसली अगर आपका हो तो फिर आप हाउस वाइफ और हाउस लेडी वाली कैटेगरी में नहीं आते, फिर आप अर्निंग पर्सन वाली कैटेगरी में आते हैं। तो फिर तो ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। फिर ये आपने अगर सैलरी पर्सन है, बिजनेस पर्सन है, तो जो आपकी कैटेगरी उस कैटेगरी के तहत
जैसे कि अगर आप घर में आपने को पार्लर का सिस्टम मेंटेन किया हुआ है, आप उस सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं एज अ फीमेल, तो फिर आपने जो मेरी बेसिस पर्सनल वीडियो है ना, हाउ टू फाइल टैक्स रिटर्न फॉर बेसिस इनकम, उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो आपने वो वीडियो देखनी है, उसके मुताबिक आपने रिटर्न फाइल करनी है। इसके बरक्स अगर आप करते हैं मतलब जॉब वगैरह कहीं करती हैं, तो जॉब की कैटेगरी में भी फिर आप सैलरी पर्सन है, तो फिर आपने सैलरी पर्सन वाली वीडियो देखनी है, फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो सैलरी पर्सन वाली, बिजनेस पर्सन वाली और दीगर इनकम सोर्स के बारे से जो मेरी वीडियोस हैं वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोस के लिंक मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो ये जस्ट उनके लिए जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन उनके नाम के ऊपर कोई एसेट मौजूद है या एसेट नहीं भी मौजूद, दोनों सूरत में, अगर एसेट मौजूद है तब भी और अगर नहीं मौजूद तब भी। तो पहले हम ऐसी कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर उनके नाम पे कोई एसेट आज की डेट तक 30 जून 24 तक कोई एसेट मौजूद नहीं है, तो फिर उन्होंने रिटर्न कैसे फाइल करनी है। तो उसके लिए उन्होंने इस फॉर्म को खोलना, फॉर्म खोलने के बाद वेल्थ स्टेटमेंट में आने के बाद पर्सनल एक्सपेंसेस में आना है, और यहाँ किसी भी एक जगह पे जीरो लिख के कैलकुलेट का बटन दबा देना है। उसके बाद पर्सनल एसेट्स में आना है, और यहाँ भी उन्होंने किसी भी एक जगह पे जीरो लिख के कैलकुलेट का बटन दबा देना है, और उसके बाद रिकंसिलिएशन वाले ऑप्शन में आके नेट एसेट प्रीवियस ईयर वाली ऑप्शन में जीरो डाल के कैलकुलेट का बटन दबा देना है, और उनकी रिटर्न रेडी है। उसके बाद आप इसको सेव करके सबमिट का बटन दबाएंगे, और उसके बाद आपने यहाँ अपना 4 अंकों का पिन कोड डालना है, और वो पिन कोड डालने के बाद आप इसको अगेन सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी टैक्स रिटर्न FVR में जमा हो जाएगी। तो ये उनके लिए जिनके नाम के ऊपर किसी किस्म का कोई एसेट मौजूद नहीं है, लेकिन किसी भी वजह से उनको फाइलर होना पड़ रहा है, तो ये उनके लिए है। अब अगर उनके नाम के ऊपर कोई चीज़ मौजूद है, किसी किस्म का कोई, चाहे बैंक अकाउंट हो, वो किसी किस्म के व्हीकल हो, गोल्ड हो, प्राइस बॉन्ड हो, प्रॉपर्टी हो, रेमिटेंस हो, किसी किस्म का कोई चीज़ हो, तो फिर उनकी रिटर्न किस तरह से जमा होगी, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपने वेल्थ शेट में नहीं आना है। अगर उनके किसी किस्म की टैक्सेस की डिडक्शन हुई हुई है कुछ ट्रांजेक्शन्स की मद में, ऑब्वियसली पैसे तो उनके पास कहीं ना कहीं से आए हैं, लाजमी नहीं वो उनकी इनकम है। हो सकता है उनको इनहेरिटेंस में पैसे मिले हो सकता है उनको गिफ्ट मिला हो उनके वालिद की तरफ से, भाई की तरफ से, शौहर की तरफ से, किसी की तरफ से भी मिल सकता है, सिस्टर की तरफ से। तो वो ज़ाहिर पैसे के मिलते हैं, चाहे वो गिफ्ट की शक्ल में मिले हैं, वो इनहेरिटेंस वरासत की शक्ल में मिले हैं, या वो फॉरेन रेमिटेंस की शक्ल में मिले हैं। तो किसी सूरत में भी अगर उनको पैसे मिले हैं, तो उस पैसे को फिर जब वो इस्तेमाल करती हैं बैंक अकाउंट में, या कोई प्रॉपर्टी परचेज सेल होती है, किसी किस्म की भी उनकी कोई ट्रांजेक्शन होती है, और उसके ऊपर उनकी टैक्स की रिडक्शन होती हैं, तो वो टैक्स की रिडक्शन वो बाकायदा यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि लेट से मोटर व्हीकल को ट्रांसफर हुई है, उनके नाम पे सेल की है, परचेज की है, लीज पे ली है, तो उनके ऊपर अगर इनका टैक्स कटा हुआ है, तो उसको यहाँ आप मुतल्लिका हेड्स के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन करवाई है, वहाँ आपका टैक्स कटा है, तो आपने बाकायदा अपनी गाड़ी का नंबर वगैरह तमाम डिटेल्स एंटर करने के बाद सबमिट का ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद जितनी अमाउंट के बाद जितना टैक्स कटा है वो आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी और ट्रांजेक्शन के ऊपर, जैसे कि सेल फोन के ऊपर, टेलीफोन के ऊपर, उनके नाम पे अगर किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, उसके ऊपर टैक्स कटा है, या कोई प्रॉपर्टी परचेज या सेल करने के ऊपर टैक्स की रिडक्शन हुई है, तो तमाम टैक्सेस यहाँ एडजस्ट करने की बाकायदा ऑप्शंस मौजूद हैं। तो इनकम ऑब्वियसली उनकी नहीं है, तो इनकम वाले हेड को तो हम छेड़ेंगे नहीं। अलबत्ता टैक्स अगर उनका को कटा हुआ है, जो कि इनकम ना होने के बावजूद भी टैक्स की रिडक्शन हो सकती है, किस तरह से हो सकती है मैंने अभी आपको बता दिया। उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट आना है वेल्थ स्टेटमेंट का ऊपर। तो वेल्थ स्टेटमेंट में आने के बाद आपने रिकंसिलिएशन के ऑप्शन में आना है, और यहाँ अगर उसको पूरे साल में कहीं से पैसे आए, लेट से उसको फॉरेन रेमिटेंस आई है, उसका कोई भाई, वालिद, वालदा या उसका शौहर उसको अगर बाहर से पैसे भेजता है शादीशुदा होने की सूरत में, तो वो रेमिटेंस जो उसको बाहर अगर इनकेस आई है, तो वो यहाँ पूरे साल की रेमिटेंस, अगर इनकेस उसके ID कार्ड के ऊपर आई है, तो उसकी रसीद उसके पास होनी चाहिए एज एन एविडेंस। कल को FVR उसको डिमांड कर सकता है जी हमें सबूत दें कि आपके पास ये रेमिटेंस आई है। और दूसरी सूरत में अगर उसके बैंक अकाउंट के अंदर प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू वो पैसे आए हैं, हुंडी का सोर्स इस्तेमाल नहीं हुआ, तो उस सूरत में भी उसके जो पैसे हैं वो रेमिटेंस है, पूरे साल में 1 जुलाई 23 से 30 जून 24 तक अगर हम 24 की रिटर्न जमा करवा रहे हैं, तो इस पीरियड में जितनी भी रेमिटेंस है, तमाम रेमिटेंस को कैलकुलेट करके वो एग्जैक्ट फिगर हम यहाँ डालेंगे। तो अंदाजा नहीं डालेंगे, एग्जैक्ट फिगर डालना है आपने। उसके बाद अगर इन केस उसको साल में कोई इनहेरिटेंस मिली है अपने वालिदैन की तरफ से, वो भी अमाउंट यहाँ लिखी जा सकती है। उसके बाद अगर उसको गिफ्ट मिला है अपने वालिदैन की तरफ से या अपने शौहर की तरफ से, तो गिफ्ट के लिए भी बाकायदा उस प्रोटोकॉल जाएंगे, गिफ्ट बाकायदा 1200 वाले स्टाम्प पेपर के ऊपर हो, और उसका मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुई हो, तभी किसी अमाउंट को गिफ्ट आप जो है ना वो क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज आप गिफ्ट क्लेम करेंगे तो एक दफ़ा तो आप उसकी एंट्री कर देंगे, बाद में फ्यूचर में FVR आपसे उसका एविडेंस मांगेगा। अगर एविडेंस आप नहीं दे सकेंगे तो FVR उस अमाउंट के ऊपर उठा के इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल के टैक्स लगा देगा। तो लिहाजा गिफ्ट सिर्फ उसी अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं आप जिसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास मौजूद हो, जो कि कम अज़ कम 1200 वाले स्टाम्प पेपर के ऊपर तहरीर होना चाहिए। तो
अगर वो गिफ्ट आपको मिला हो तो उसको भी आप एंट्री यहाँ कर सकते हैं। लेट्स से 5 लाख का गिफ्ट इस फीमेल को, जिसकी मैं अभी एंट्री कर रहा हूँ, मिला है। ये सारी एंट्रियाँ मैं यहाँ फर्जी कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आपकी जो एंट्री जहाँ जिस जगह पे बनती है आपने वो करनी है। तो मतलब अगर आपकी जस्ट गिफ्ट मिला है तो गिफ्ट की एंट्री होगी, सिर्फ इनहेरिटेंस मिली तो सिर्फ इनहेरिटेंस की एंट्री होगी, सिर्फ फॉरेन एमिनेंस आई तो सिर्फ फॉरेन एमिनेंस की एंट्री होगी, बाकी एंट्रीज नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये सारी एंट्रीज मैंने की तो सिस्टम ने तमाम एंट्रीज को कैलकुलेट करके यहाँ ऊपर इनफ्लो डाल दिया कि टोटल जो आपको इनफ्लो आया है पूरे साल में जो पैसे आए हैं आपके पास वो 30,85,000 आ गया, जिसमें से 15,40,000 की रेमिटेंस है, 10,45,000 की इनहेरिटेंस है और 5 लाख का गिफ्ट मिला है आपको। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट अगर आपके पास होंगे तभी आप ये एंट्री कर सकते हैं, अंदाजे से एंट्रीज नहीं डालनी होती। तो जो भी एंट्री आपने करनी है साथ साथ आपने इसको सेव करते जाना ताकि अचानक से अगर वो इंटरनेट का मसला हो जाए तो आपका डाटा लॉस ना हो। उसके बाद आपने पर्सनल एसेट्स में आना है, और अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी लेके लगवाई गई है तो वो प्रॉपर्टी का आप जिक्र ऑब्वियसली करेंगे कि आपने खुद खरीद ली है, जब उन्होंने आपको पैसे दिए तो उसके बाद आपने कोई प्रॉपर्टी खुद से खरीद ली। जी एड्रेस मैंने एक फर्जी एड्रेस डाल दिया और फर्जी प्रॉपर्टी की डिटेल्स डाल दी है। लेट्स से आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है जो कि रेजिडेंशियल प्लॉट है 3 मरला का और लाहौर के किसी कोई एड्रेस है लाहौर का, तो वो डालने के बाद आपने जो भी डिटेल्स आपकी प्रॉपर होंगी आपने वो डालनी है, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद जितनी प्राइस में भी आपने वो प्लॉट खरीदा, लेट्स से आपने वो इतनी प्राइस में खरीद लिया प्लॉट, उसके बाद अगर आपके नाम पे कोई किसी किस्म का बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट आप यहाँ से ऐड करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ एक फर्जी बैंक अकाउंट ऐड कर रहा हूँ, जो आपका एग्जैक्ट डिटेल्स होगी आपने वो यहाँ ऐड करने का। अकाउंट करंट है तो करंट, अगर सेविंग है तो यहाँ आप सेविंग लिखेंगे और जिस बैंक के साथ भी आपका अकाउंट है वो डिटेल्स आपने लिखने के बाद उस बैंक अकाउंट में साल के एंड पे 30 जून की डेट के ऊपर जितने पैसे पड़े होंगे वो पैसों का जिक्र आपने यहाँ करना है कि इतने पैसे उस बैंक अकाउंट के अंदर पड़े हुए हैं। उसके बाद जिक्र आपके नाम पे किसी किस्म की मोटर व्हीकल है आपने खुद ली है अपने यूज़ के लिए या आपके घर वालों ने लेके वैसे ही आपके नाम के ऊपर लगवाई हुई है, तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ इस तरह से जो है ना वो लिखेंगे। लेट्स से ये जिस वक्त ली थी उस वक्त इसकी जो प्राइस थी वो। उसके बाद अगर आपके पास कोई गोल्ड वगैरह है तो गोल्ड आप यहाँ से प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करके बताएंगे जी मेरे पास गोल्ड है और वो जितने तोला है उतने तोला आपने लिखना है। और उसके बाद आपने अगर वो खुद खरीदा हुआ है तो आपने ऑब्वियसली खुद तो नहीं खरीदा हुआ, क्योंकि खुद खरीदा हो तो ऑब्वियसली आप अर्निंग पर्सन कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आपको उन्होंने दिया हुआ है, तो जब गोल्ड दिया हुआ है तो आप उसको जो है ना बस इतना जिक्र कर देंगे जी ये गिफ्ट हुआ है मुझे फ्रॉम पेरेंट्स या फ्रॉम हस्बैंड। तो जहाँ से भी आपको आया है आपने उसका प्रॉपर यहाँ डिटेल्स एंटर कर देनी है। तो ये 0 वैल्यू का भी होगा क्योंकि आपको तो 0 वैल्यू का गेंस ही मिला है। तो उसके बाद जी हाउस होल्ड फैक्ट, अगर आप ने जो पैसे आपको पास आए उन पैसों में से आपने कुछ घर की चीज़ें खरीद के, कोई टीवी फ्रिज एसी बर्तन फर्नीचर वगैरह लेके रखा हुआ है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका पर्सनल आइटम है, आपका सेल फोन है, इसके अलावा जो औरतों के पास चीज़ें होती हैं वो अगर ऐसी कोई चीज़ आपके पास है तो उसका भी आप अमाउंट यहाँ लिख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई कैश इन हैंड की शक्ल में पैसे हैं, कुछ पैसे आपने कैश की शक्ल में घर में सेव किए हुए हैं तो उन पैसों का जिक्र भी यहाँ किया जा सकता है। तो लेट्स से 10 लाख इन्होंने सेव करके अपने पास कैश की शक्ल में भी रखा हुआ। और इसके बाद अगर उन्होंने किसी किस्म का कोई लोन लिया हुआ तो लोन जो है नीचे यहाँ एंटर होता है। किसी भी इदारे से किसी किस्म का भी कोई लोन लिया और 30 जून की डेट के ऊपर आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचती होगी जी इतना पैसे आपने उस अदारे के अभी देने हैं, तो लोन आप यहाँ एंटर करते हैं। आप जिस अदारे से लिया उस अदारे की डिटेल्स और उसके मतलब उस अदारे का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह उसकी डिटेल्स एंटर करने के बाद सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और उसकी अपने अमाउंट वहाँ डाल देंगे कि इतने मैंने अमाउंट जो है मेरी पेबल है फलां अदारे को। इसके अलावा अगर आपने कोई कमेटी वगैरह डाली हुई है तो वो एनी अदर एसेट के अंदर आप प्लस के साइन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और बताएंगे जी कि मैंने कमेटी डाली हुई है और वो पर मंथ जो है ना उसकी लेट से आप 12,000 दे रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ मैं, और अभी तक आपने जो इसकी पे कर दी है वो लेट से 4 किस्तें पे करनी है, 4 कमेटियाँ पे करनी है। तो आपने इसका मतलब है 48,000 रुपये जो है ना वो कमेटियों के माध्यम, क्योंकि ये औरतों के मामला होते हैं जिस तरह से ये बारीक से बारीक डिटेल की तरफ भी मैं जा रहा हूँ। तो अगर इनके इसको कमेटी अगर आपने डाली हुई है तो और आप उसकी अभी तक पेमेंट की आपको मिली नहीं है तो फिर आपने इस तरह से उसकी, अगर आपने 4 अभी तक किस्तें 30 जून की डेट तक पे की हैं तो आपने इस तरह से उसकी एंट्री यहाँ कर देनी है। कोई इंश्योरेंस आपके नाम पे तो इंश्योरेंस की एंट्री भी ऐसे ही यहाँ पॉलिसी नंबर लिखा जाएगा, उस पर यहाँ अदारे का नाम लिखा जाएगा जिस अदारे के साथ भी आपकी पॉलिसी और जितनी पेमेंट आपने 30 जून तक की होगी वो पेमेंट आप यहाँ उसका जिक्र कर देंगे। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ज़्यादा टेक्निकल और ज़्यादा मुश्किल भी एक आम बंदे के लिए हो जाएगी। फिर भी अगर किसी किस्म का आपको कोई सवाल हो इसके ऊपर या आपको सर्विसेज भी रिक्वायर्ड हो टैक्स और दीगर मामला के हवाले से तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। अच्छा दीदी ये सारी एंट्रीज मैंने करनी है, इसके बाद आपने रिकंसिलिएशन वाले ऑप्शन के अंदर दोबारा आना है। अब आपके पास जो पैसे आए थे ना इस साल में वो आए हैं 30,85,000 कैसे
15 ये, 10 ये और 5 ये, तो तकरीबन 30-85 बनता है। लेकिन आपने जो असासे बना लिए हैं वो 47 लाख के बना लिए हैं। तो अब सिस्टम जो कह रहा है वो आपको कह रहा है कि अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आपकी पॉजिटिव में आ रही है 16,42,900 से। तो इसका मतलब ये कैसे हो गया कि आपके पास पैसे आए तो कम है लेकिन आपने असासे अपने ज़्यादा बना लिए, तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बाकी 16 लाख जो है ना ये आपके पास कहाँ से आया? तो अब देखें, आपको अगर याद हो तो हमने एक गाड़ी इनकी डाली है, जो कि हमने ये बताया कि ये गाड़ी इन्होंने पुरानी 2015 में ली थी। 15 में इनके नाम के ऊपर आई थी, इनके किसी घर वालों ने लेके इनके नाम पे लगवा दिए, पैसे उन्होंने पे किए। तो ऐसे सूरत में ये जो एसेट है ये पिछले साल का एसेट है, पिछले सालों से चला आ रहा है। इसके अलावा भी इनकी कोई एसेट पिछले सालों के हो सकते हैं कि कुछ एसेट, कुछ इनफ्लो इनको इस साल में आए, कुछ इनके एसेट पिछले सालों से चले आ रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपकी हो कि जिसमें आपके एसेट पिछले सालों से चले आ रहे हैं तो आपने उनको यहाँ प्रीवियस एसेट में मेंशन कर देना। अगर नहीं है तो आपके प्रीवियस एसेट 0 ही रहेंगे, ठीक है जी। तो लेट्स से इनके अगर इनके एसेट पिछले सालों से चले आ रहे हैं इतनी अमाउंट के, तो आपने उनको डालने के बाद कैलकुलेट कर देना। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपके पास 6,11,100 रुपया जो अमाउंट है वो सिस्टम कह रहा है कि आपके पास क्या हुआ कि आप के पास 22,54,000 की सेविंग जो है ना ऑलरेडी थी, और 30,85,000 रुपये आपने मजीद इस साल में कमाया, या आपके पास कमाया नहीं, सॉरी, आपके पास आया इनफ्लो की शक्ल में। तो 30,85 और 22 दोनों जमा करें तो तकरीबन 52-53 लाख ही बन जाता है। तो 52-53 लाख में से आपने 47 लाख अपने हिसाब से बना लिए, बाकी 53 में से अगर आप 47 लाख माइनस करें तो बाकी 6 लाख बचता है। तो 6 लाख अमाउंट यहाँ अनरिकनसाइल्ड सिस्टम दिखा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ऐसे समझ नहीं फटाफट आ जाएगा। इस वीडियो को आपको यहाँ से कम 2-3 बार देखना पड़ेगा, फिर आपको 2-3 दफ़ा, 5-7-10 दफ़ा भी देखना पड़ सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट एक सिंपल मैथमेटिक्स है कि आपके पास 22 लाख की सेविंग पिछले सालों से थी, 30 लाख मजीद इस साल में आ गया, टोटल कितना हो गया? तकरीबन 53 लाख के करीब ये अमाउंट हो गई। तो 53 में से 47 लाख आपने सेव कर लिया। कहाँ? एक प्रॉपर्टी ले ली, एक आपके पास गाड़ी है, उसके बाद कुछ बैंक में पड़े हुए, कुछ कैश में, कुछ कमेटी, और ये सारे कुल मिला के आपके पास 47 लाख एसेट बन गए। तो 53 में से 47 माइनस करें बाकी 6 लाख बचता है। सिस्टम कह रहा है कि 6,11,000 बताएं ये कहाँ गया? तो लेट्स ये 6,11,000 उन्होंने खर्च कर दिया। वैसे हाउसवाइफ जो बंदा अर्निंग पर्सन है वो अपने खर्चे ना भी डाले तो वेरी हो जाते, लेकिन फिर भी अगर आपने वो खर्चे किए हुए किसी मद में तो आप वो खर्चे, जैसे लेट्स से व्हीकल के ऊपर आपका खर्चा हुआ है तो खर्चे आप यहाँ डाल सकते हैं। व्हीकल के ऊपर मेंटेनेंस के ऊपर ये बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। लेट्स से इतना खर्चा हो गया, कोई बड़ा काम निकल आया था गाड़ी का, उसके बाद आपने कोई पेट्रोल भी डलवाया गाड़ी के अंदर पूरे साल के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर आपने पे किया तो आप डाल सकते हैं, नहीं पे किया तो आप नहीं डालेंगे। मेडिकल हर बंदे की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत होता है तो वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन, अगर आप अपने बच्चों के खर्चे भी करें, अपने इसी पैसों में से आपने जो है ना वो बच्चों के खर्चे किए हैं एजुकेशन के, अगर आपके बच्चे हैं या आप खुद पढ़ रही हैं तो आप उसके खर्चे भी यहाँ डाल सकते हैं। और उसके बाद फंक्शंस गैदरिंग्स हर बंदे की ज़िंदगी में होते हैं, तो लेट से उसके बाद भी इतना को खर्चा आया, और उसके बाद डोनेशन वगैरह भी किए हैं पूरे साल में। ये खर्चे डालने के बाद उसके बाद आपने वापस रिकन्सिलेशन में आना है, और अभी भी आप देखेंगे तो इतनी अमाउंट आपको अभी भी अनरिकन्साइल्ड नज़र आ रही है। तो ये आप यहाँ से कॉपी करने के बाद पर्सनल एक्सपेंसेस में आके वो अमाउंट आप ये जो अदर पर्सनल एक्सपेंसेस इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि मेजर सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसेस हैं वो इसी हेड में होते हैं, जिनका कोई नाम नहीं होता, जैसे कि घर में खाने पीने का खर्चात, वो सारे इसी कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। तो अब आप देखें, अगर ये खर्चे ऑप्शनल हैं, अगर आप डालना चाहें तो आप खर्चे डाल लें, क्योंकि आप अर्निंग पर्सन नहीं है तो आप खर्चे ना भी डालें तो फिर इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं करेगा। तो अब ये क्या हुआ कि जी हमने ऐसी रिटर्न बनाई जिसके अंदर एक ऐसी हाउसवाइफ या हाउस लेडी हैं जिनको पैसे जो है ना वो खुद तो कमाती नहीं है, लेकिन वो उनके पास पैसे आ रहे हैं, कुछ उनको इनहेरिटेंस मिली, कुछ गिफ्ट मिला, और कुछ उनको फॉरेन रेमिटेंस बाहर से पैसे आए। तो अगर आपके ऊपर जो एप्लीकेबल होगा आपने सिर्फ वो एंट्री करनी, जो नहीं एप्लीकेबल वो आपने नहीं एंट्री करनी। और इनके पास कोई 22,56,000 की सेविंग ऑलरेडी थी, एक गाड़ी इनके नाम पे लगी उस 2015 से वो थी, उसके अलावा कुछ गोल्ड वगैरह भी इनको मिला हुआ था, कुछ और कुछ कैश की शक्ल में सेविंग थी। तो 22,56,000 की सेविंग ऑलरेडी मौजूद थी, और उसके बाद 30 लाख मजीद इस साल में आया, टोटल 53 लाख हो गया। 53 में से 47 लाख इनका सेव हो गया, कुछ बैंक में, कुछ प्राइस बॉन्ड की शक्ल में, कुछ गाड़ी की शक्ल में, कुछ एक प्रॉपर्टी की शक्ल में। तो सारा कुल मिला के 47 लाख एसेट बन गए। 53 में से 47 हमने माइनस किया, बाकी 6 लाख बचा, तो 6 लाख जो है ना उनके हमने खर्चे डाल दिए। तो अब आप अगर खर्चे डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो ना डालें, और जो आपका इनफ्लो होगा आपने वही डालना है, और जो आपके एसेट होंगे आपने वही डालने हैं। फिर भी अगर इसमें किसी किस्म का आपको कुछ सवाल हो, कोई बात समझ ना आए तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर के पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो इसलिए सारा कुछ करने के बाद आपकी जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है, ये जो मैंने नीचे आपको 0 करके दिखाई है रिकन्सिलेशन के ऑप्शन के अंदर, ये आपकी 0 लाजमी होनी चाहिए। जब तक ये अमाउंट आपकी 0 नहीं होगी आपकी टैक्स रिटर्न जमा नहीं होगी।
ठीक है जी। इसका मतलब है कि आपने तमाम अमाउंट जितने भी आपके पैसे आए गए तमाम पैसों का पूरा हिसाब दे दिया कि कौन कौन से पैसे कहाँ लगाए। तो फिर उसके बाद आपकी रिटर्न वाला फॉर्म कंप्लीट होता है और फिर वो रेडी टू सबमिट होता है। इसके बगैर आप रिटर्न को सबमिट करने की कोशिश करेंगे, अगर इस यहाँ कोई अमाउंट लिखी होगी तो ये जमा नहीं होगी। जब ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट यहाँ 0 शो होगी तभी ये जमा होगी। तो सेव करने के बाद आपने अगेन सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ अपना 4 अंकों का पिन कोड लगाना है जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आता है पासवर्ड के साथ, और अगेन सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके आपने अपनी रिटर्न आपने जमा करवा देनी है। तो ये जमा करवाने के बाद आपने क्या करना है, आपने अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी रिटर्न जमा करवा रहे हैं, फाइलर हो रहे हैं, तो फिर आपने 1000 रुपये का चलान भी क्रिएट करके वो भी FBR को पे करना है। वो चलान अगर आप ऑलरेडी फाइलर हैं और आपका स्टेटस एक्टिव है तो फिर आप वो चलान जमा करवाने की जरूरत है। फिर आपने सिर्फ रिटर्न नहीं जमा करवानी है, चलान नहीं जमा करवाना। तो अगर आप फर्स्ट टाइम फाइलर हो रहे हैं फिर आपने ये चलान भी जमा करवाना है। चलान कैसे जमा होता है, क्रिएट योर ई पेमेंट्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। सिस्टम बाकी तमाम डिटेल्स, आपका नाम, आपका ID कार्ड नंबर, ईमेल, तमाम चीज़ें खुद उठा लेता है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने इनकम टैक्स वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ से इस ऑप्शन सेलेक्ट करनी है मिसलेनियस। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ इनकम टैक्स वाले ऑप्शन में आगे सरचार्ज फॉर ATL ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। फिर अपना टैक्स ईयर जो 24 का चलान आज की डेट में पे होगा, अगर आने वाले पीरियड में आप ये वीडियो देख लें तो हो सकता है यहाँ 25 वाली ऑप्शन आ चुकी हो, तो जिस ईयर का चलान उस डेट में जमा होगा वो आपने जमा करवाना है। उसके बाद यहाँ आपने 1000, उसके बाद ये आपने जो कैप्चा कोड यहाँ आ रहा है ये डालने के बाद आपने इसको सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। सिस्टम आपको कह रहा है आर यू श्योर, मैं कहूँ यस, तो मेरा जो है ना वो PSID नंबर जनरेट हो जाएगा। ये PSID नंबर है, आप इसका चलान का प्रिंट भी कर सकते हैं, मतलब इसको PDF में सेव भी कर सकते हैं। चलान किस तरह का होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस चलान की शक्ल जो है ना कुछ इस तरह की होती है। ये इसका ऊपर PSID नंबर है, ये सेक्शन वगैरह है, ये नाम है बंदे का और तमाम डिटेल्स यहाँ शो हो रही हैं। इसको आप चाहें तो प्रिंट करके बैंक में जाकर भी पे कर सकते हैं और इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक की ऐप से भी पे कर सकते हैं। ऐप में आपने जाना होता है, गवर्नमेंट पेमेंट में जाना है और FBR इनकम टैक्स या FBR अदर वाले ऑप्शन या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले ऑप्शन में जाके इस चलान के ऊपर ये जो PSID नंबर है ये आप डालते हैं और वो आप पे करते हैं। पे करने के बाद ठीक 2 घंटों के बाद FBR की वेबसाइट के ऊपर आपका स्टेटस है एक्टिव शो हो जाता है। 2 से 3 घंटों के बाद वो एक्टिव स्टेटस कहाँ शो होता है, किस वेबसाइट के ऊपर होता है, कहाँ से चेक करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने यहाँ से लॉग आउट कर देना। लॉग आउट करने के बाद इसी वेबसाइट के ऊपर आपने ये जो मेन वेबसाइट है इसके ऊपर आपने लॉग इन नहीं करना, आपने स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ ऑप्शन है एक्टिव टैक्स प्लेलिस्ट इनकम टैक्स, तो इसके अंदर आपने पैरामीटर टाइप में से CNC सेलेक्ट करना है और यहाँ आपने CNC नंबर डालने के बाद डेट आपने आज की बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुई है, तो जिस डेट का भी आपने चेक करना है, आप आज की डेट का ही सिलेक्ट करते होते हैं। तो उसके बाद आपने एक कैप्चा कोड डालने के बाद वेरीफाई करना है, तो आपके सामने बंदे का स्टेटस आ जाएगा कुछ, जो कि अभी इस बंदे का स्टेटस इनएक्टिव है। तो जब आप तमाम अपने टैक्स रिटर्न भी जमा करवा देते हैं और 1000 रुपये का चलान भी जमा करवा देते हैं, उसके 2 से 3 घंटों के बाद आपका स्टेटस यहाँ एक्टिव और एक्टिव के साथ बैकग्राउंड में लेट फायदा लिखा आता है। उम्मीद है जी ये टॉपिक आपको समझ भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। इस बारे से किसी को फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो या टैक्स, कंपनी, ट्रेडमार्क, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वाले से किसी को किसी किस्म की सर्विसेज भी रिक्वायर्ड हो तो दिए गए WhatsApp नंबर के ऊपर रब्ता कर सकता है।